हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से एक अहम कार्रवाई पिछले सप्ताह हुई है या पूरी हुई, आप इसे मान सकते हैं। हम देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके एक संगठन के मकसद और उसके पूरे ताने बाने को आपके सामने विस्तार से रखने वाले, डिकोड करने वाले। समाज या देश के खिलाफ कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। हर मुल्क इससे परेशान है। आतंकवादी विश्व भर में आतंकी गतिविधियों से सबको भयभीत करते हैं, एक असुरक्षा का माहौल चाहते हैं, अपनी अवांछित मांगों को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए भय का कारोबार करते हैं। अनैतिक साधनों का न्याय संगत ठहराने का क्रम इन आतंकियों के द्वारा होता है। हिंसक गतिविधियों से राष्ट्रों की अखंडता और एकता को नष्ट करना चाहते हैं ये आतंकी। कुछ विदेशी ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें और अलगाववादी प्रवृत्तियां आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रही। ये विश्व शांति को भंग करना चाहते हैं। संसद पर अटैक का मामला हो, मुंबई बम धमाके का मामला, साथ ही 26/11 का वो पूरा मंजर, भयानक मंजर, इन सब के पीछे आतंकवाद ही रहा है। आतंकवादियों ने अति विकसित राष्ट्र है अमेरिका, इसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारत तक को ध्वस्त कर दिया था। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। पिछले दिनों देश में एक संगठन बहुत चर्चा में रहा। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं हम किस संगठन की बात करें। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने इसे पिछले सप्ताह बैन कर दिया। न केवल पीएफआई को बैन किया गया बल्कि उसके 8 सहयोगी संगठनों को भी यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए 5 साल का बैन उस पर लगा दिया। आतंकी संगठनों के लिए दक्षिण भारत बेहद माकूल साबित होता रहा है। क्यों और कैसे, इसे हम बाद में डिकोड करेंगे। पहले पीएफआई के बारे में जरा विस्तार से जान लें। पीएफआई का मुखिया ओमा सलाम है। ओमा सलाम केरल में बिजली विभाग का एक कर्मचारी था। दिसंबर 2020 में केरल राज्य बिजली बोर्ड ने संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में ही उसको निलंबित किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। इस संगठन की शुरुआत केरल के कालीकट से हुई, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। संगठन का यह दावा है कि उसका नेटवर्क देश के 23 से अधिक राज्यों में। पीएफआई पर भड़काऊ नारेबाजी, हत्या से लेकर हिंसा फैलाने तक के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा टेरर लिंक, दिल्ली यूपी में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन को फाइनेंस करने, हिजाब मुद्दे को सुलगाने भड़काने और हाथरस कांड के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप भी लगा। 2006 में केरल में बना आतंकी संगठन पीएफआई 1993 में बने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ का ही एक मॉडल वर्जन है। एनडीएफ के 19 प्रमुख नेताओं में से एक प्रोफेसर पी कोया ने सिमी का गठन किया था। पीएफआई पर दक्षिण भारत में आरएसएस के कम से कम 30 बड़े नेताओं की हत्या के आरोप भी हैं। इसके अंडर काम करने वाले संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे। तो आपने पीएफआई के बारे में विस्तार से जाना और अब हैरान होंगे यह जानकर कि पिछले करीब 3 दशक में देश में बने ज्यादातर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन दक्षिण भारत से ही निकले। देखें जरा इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल आपको देते हैं। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने से 3 साल पहले 1989 में इस्लामिक धर्मगुरु अब्दुल नसीर मदनी ने केरल में खुद को सांस्कृतिक संगठन बताते हुए इस्लामिक सेवक संघ यानी आईएसएस बनाया। आप कह सकते हैं कि संगठन को आरएसएस की तर्ज पर ही बनाया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के एक हफ्ते बाद पुलिस ने केरल के संस्थानकोट्टा में एक केस दर्ज किया था जिसमें आईएसएस पर एक गुप्त बैठक करने का आरोप था। इस बैठक का एजेंडा मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ मुस्लिमों को बड़े पैमाने पर भड़काना था। पुलिस ने इस बैठक के दौरान देसी पिस्तौल और 1.4 मतलब 1.4 किलो बारूद भी वहां से बरामद किया। हथियार, मेटल डिटेक्टर, आईएसएस के नोटिस और पैम्पलेट्स भी वहां से बरामद किए। और इसके बाद सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के आरोप में आईएसएस समेत 5 और मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों पर बैन कर दिया था। आईएसएस बनाने वाले अब्दुल मदनी पर 1998 कोयम्बटूर ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप लगा। जेल में 9.5 साल रहने के बाद मदनी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अब यहां पर सवाल यह उठता है साहब कि दक्षिण भारत में ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते वहां कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पनपते हैं, फैलते हैं।
चलिए डिकोड करते हैं कि क्या इसकी वजह। खुफिया एजेंसियों का यह कहना है कि ऐसे कई सारे मुल्क हैं, देश हैं, जो कट्टर इस्लाम के प्रभाव को फैलाने का फंड देते हैं। खाड़ी देशों में इस तरह के ज्यादातर संस्थान मौजूद हैं। वहां करीब 85 लाख भारतीय भी रहते हैं। हर साल खाड़ी देशों को जाने वाले भारतीयों में से तकरीबन 30% केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ही जाते हैं। धीरे धीरे वे कट्टर इस्लाम के प्रभाव में आ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, टेलीग्राम या डार्क वेब के जरिए कट्टरपंथियों के लिए अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाना अब बड़ा आसान हो गया। दक्षिण भारत के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में भी माहिर हैं, यानी सोशल मीडिया तक उनकी रीच, उनकी पहुंच बेहतर है। और ऐसे में दक्षिण भारतीयों के बीच में कट्टरपंथ तेजी से फला फूला और वहां से दूसरे राज्यों में फैलाने का जाल बुना गया। चलिए, तो कुल मिलाकर पीएफआई अब बैन हो चुका है, लेकिन जिस तरह का इतिहास रहा है, यह कहना या यह सोचना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि इसकी हर एक शाखा को पहचानना और कुचलना बहुत जरूरी है। नाम बदलकर अलग तरीके से, अलग मॉडस ऑपरेंडी के तहत ये फिर कहीं सिर उठा सकते हैं और इसका अंदाजा सुरक्षा एजेंसियों को, सरकार को अवश्य है।